जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सदियों से विदेशी शासन रहा हो, जहां जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार कभी ना मिला हो, जहां के लोगों ने चुनाव, इलेक्शन और वोटिंग जैसे शब्द ही पहली बार सुने हो। गुलामी की बेड़ियों में बंधी 88% जनता पढ़ी लिखी ना हो और लोग ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते हो जहां जाने का रास्ता मौजूद ना हो, उस देश में चुनाव करवाना कितना कठिन होगा। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि आजाद भारत के पहले चुनाव की सच्चाई है। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जब देश को आजादी मिली। तब यह तय हो चुका था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा और यहाँ की जनता को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन भारत को अपना पहला चुनाव करवाने में पूरे 5 साल लग गए। तब तक अंतरिम सरकार ने देश की कमान संभाली, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने 562 रियासतों को एकीकृत कर लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन असली चुनाव और चुनौती अभी बाकी थी। भारत का पहला आम चुनाव, जिसके लिए 34 करोड़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया समझानी थी, दुर्गम इलाकों तक पहुंचना था, फर्जी वोटिंग रोकनी थी, करोड़ों मतों की गिनती करनी थी और एक भी चूक से पूरा चुनाव गड़बड़ हो सकता था। तो फिर इतनी मुश्किलों के बावजूद 1952 में कैसे हुआ आजाद भारत का पहला आम चुनाव, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही भारत के पहले चुनाव की दुर्लभ क्लिप्स भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जय हिंद लिखना ना भूलें। 24 नवंबर 1949 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, जो आज 78 साल बाद भी 150 करोड़ की आबादी वाले देश को चला रहा है। लेकिन उस वक्त देश में जनसंख्या थी 34 करोड़, जिन्हें पहला चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था। और इस वक्त भारत के आम चुनाव को लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि भारत कभी लोकतांत्रिक देश बनकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वहीं चर्चिल, जिसने साल 1941 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे भारत को निशाना बनाते हुए एक विवादित बयान दिया था, मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि भारत को आजाद करके ब्रिटेन का दिवाला निकाल दूं। हम इतने कमजोर नहीं कि हम भूखे नंगे भारतीयों को कुचल ना सके। लेकिन आने वाले 2 सालों में यही भारतीय दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव का हिस्सा बनकर चर्चिल को मुंहतोड़ जवाब देने वाले थे, जिसके लिए साल 1951 में देश का पहला लोकसभा चुनाव करवाने का फैसला लिया गया। लेकिन फैसला लेना आसान था, उसे अमल में लाना बेहद मुश्किल। भारत की 88% आबादी अनपढ़ थी। अधिकतर लोगों को तो ये तक पता नहीं था कि चुनाव होते क्या है और वोट डालना कैसे होता है। लोकतंत्र का ये नया अध्याय लिखने के लिए भारत ने एक कदम उठाया और एक-एक कदम से आगे बढ़े, जिसमें पहला कदम था चुनाव को राजनीतिक दुनिया से दूर रखकर बिल्कुल पारदर्शिता से करवाया जाए, जिसके लिए एक ऐसी सरकारी संस्था बनाने की जरूरत थी जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। और 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। 26 जनवरी के दिन देश के संविधान को लागू किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। उसी साल 15 दिसंबर के दिन गृह मंत्री सरदार पटेल ने दुनिया को अलविदा कहा और कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर आ गई, साथ ही सत्ता भी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के चुनावी कैंडिडेट्स को खुद चुनना शुरू किया ताकि उनके आसपास वो कार्यकर्ता रहें जो उनके इशारों पर चले। लेकिन पंडित नेहरू के इस फैसले से कई दिग्गज नेता असंतुष्ट थे और उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, जैसा कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके जेबी कृपलानी ने पार्टी से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। अगले 3 महीनों तक विचार विमर्श के बाद मार्च 1950 में सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूती दी। जी हां, सरकार ने सुकुमार सेन को
को देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद वे भारतीय राजनीति से जुड़े दूसरे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो मैथ्स और डेटा मैनेजमेंट में माहिर थे और उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। सुकुमार सेन ने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। महज 22 साल की उम्र में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए और 1947 तक बंगाल के मुख्य सचिव पद पर पहुंच गए। इसीलिए अगर भारत में पहला चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसी को मिलने चाहिए थी तो वो सुकुमार सेन ही थे। लेकिन गरीबी और असाक्षरता के बीच इतने बड़े देश में सफल चुनाव करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांटा और अप्रैल 1950 में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई। मित्रों, भारत ने आजाद होने के बाद उस रास्ते को नहीं चुना जिसे पश्चिमी देशों ने चुना था। दरअसल पश्चिमी देशों में एक लंबे समय तक कुछ अमीर लोगों के पास ही मतदान का हक था और कामगारों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन आजाद भारत ने वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव करवाने का फैसला किया, यानी 21 साल और उससे अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोटिंग के अधिकार दिए गए। अब अगला कदम था मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना, जिसके लिए कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। ये लोग घर घर जाकर वोटर्स से कुछ डिटेल्स लेते, जैसे कि नाम, उम्र, पता और जेंडर इत्यादि, और मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि महिला मतदाताओं की सूची कैसे बने। मशहूर लेखक रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, उस वक्त बहुत सी महिलाओं को अपने नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी बेटी या किसी की पत्नी कहलाना ज्यादा पसंद करती थी। हालांकि सुकुमार सेन ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरह के मतदाताओं का ब्यौरा लिखने की जगह कड़ाई से मतदाता का नाम दर्ज करें। लेकिन फिर भी करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। अगली समस्या थी मतदाताओं की सही मत देने में सहायता करना। दरअसल पश्चिमी देशों में मतदाता पढ़े लिखे होने के कारण राजनीतिक दलों को नाम से पहचानते थे, लेकिन नए आजाद भारत की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए उन्हें समझाने के लिए तस्वीरों का सहारा लिया गया। चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक दल को अपना चुनाव चिन्ह चुनने के लिए कहा, ताकि उस चिन्ह को देखकर मतदाता अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे पाए। जिनमें शामिल 14 राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव चिन्ह आप यहां देख सकते हैं। वहीं देश के करोड़ों मतदाता ये नहीं जानते थे कि आखिर मतदान क्या होता है, बैलेट पेपर कैसे भरते हैं और हमारे एक वोट की अहमियत क्या है, जिसका समाधान निकालने के लिए चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें देश के 3000 सिनेमा घरों में छोटी छोटी एड फिल्में चलाई गईं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया, मतदाता अधिकार और लोकतंत्र के महत्व को समझाया गया। रेडियो पर खास कार्यक्रम प्रसारित किए गए ताकि अनपढ़ जनता भी सुनकर समझ सके और वोट डालना क्यों जरूरी है ये जान सके। और देश भर में लाखों पोस्टर और बैनर लगाए गए, जिनमें चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। और ये जागरूकता अभियान कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक चला। इसी बीच चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया के अगले चरण पर पहुंचा, जो देश भर में मतदान केंद्र बनाना था, जिसके लिए पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। इसके अलावा 20 लाख लोहे की मतपेटियां तैयार की गईं, जिनके लिए 8,200 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए, इतने कि अगर इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ढेर बना सकते थे। लेकिन असली चुनौती थी इन्हें सही समय पर सही जगह तक पहुंचाना, क्योंकि भारत के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां मतदान सामग्री पहुंचाना नामुमकिन जैसा था। कई दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मतपेटियों को ले जाने के लिए पुलों का निर्माण करना पड़ा। हिंद महासागर के कुछ दूर दराज द्वीपों में मतदाता सूची और बैलेट पेपर पहुंचाने के लिए नौसेना के जहाजों का सहारा लिया गया।
वहीं घने जंगलों में बैलेट पेपर हाथियों की पीठ पर लाद कर ले जाए गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखना कितना कठिन था। लेकिन इस चुनाव को रोमांचक बना रहे थे चुनाव प्रचार कर रहे नेता और राजनीतिक दल। साल 1951 में पूरे देश में सभाएं आयोजित हो रही थी, रैलियां निकाली जा रही थी और बड़े बड़े नेताओं के जोशीले भाषण गूंज रहे थे और माहौल इतना उत्साहपूर्ण हो गया था मानो कोई त्योहार हो। इस दौरान कुल मिलाकर करीब 4500 सीटों के लिए चुनाव होना था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थीं, जिसमें कुल 14 राष्ट्रीय और 40 क्षेत्रीय पार्टियों ने हिस्सा लिया। इनमें से कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी सबसे प्रमुख थी, जिसमें कांग्रेस का चेहरा बने थे पंडित नेहरू, सोशलिस्ट पार्टी की कमान संभाली राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने, जबकि भारतीय जनसंघ की बागडोर मिली श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। लेकिन चुनावी प्रचार में सबसे आगे थे अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपना पहला चुनाव प्रचार अभियान 1 अक्टूबर 1951 के दिन किया और अगले कई महीनों तक उन्होंने देश के कोने कोने में यात्राएं की और कुल 40,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें 29,000 किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग से और 8,400 किलोमीटर कार से, 2,500 किलोमीटर रेल से और यहां तक कि 145 किलोमीटर का सफर नाव से तय किया। पंडित नेहरू उस वक्त देश में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। उनकी सभा में लाखों लोग इकट्ठा होते थे, जिनकी दुर्लभ वीडियोस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नेहरू ने लगभग 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया, जबकि इतने ही लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे इकट्ठे हो जाते थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं की तारीफ भी की। मशहूर पत्रकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, अपने चुनावी भाषणों में नेहरू ने कई बार विपक्षी नेताओं आम्बेडकर, कृपलानी, जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक जमाने में पार्टी और सरकार में उनके साथी रह चुके हैं। इस तरह के लोगों को हमारी पार्टी में स्वागत है, लेकिन ये सभी लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, जिससे उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। चलिए अब चलते हैं भारत के पहले आम चुनाव के आखिरी चरण पर, जो था मतदान लेना, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 56,000 अधिकारियों की नियुक्ति की, जबकि 2.28 लाख सहायकों, 2.24 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल थी। हर मतदान केंद्र पर पार्टियों के चिन्ह वाली मतपेटियां रखी गई थी, जिनमें मतदाता अपना वोट डालते थे। दोबारा मतदान रोकने के लिए खास स्याही का उपयोग किया गया, जो उंगली पर हफ्तों तक बनी रहती थी। यह स्याही आज भी भारतीय चुनाव में इस्तेमाल होती है। लगभग 1.5 साल की तैयारी के बाद पहले आम चुनाव में पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया, जबकि 21 फरवरी 1952 को आखिरी वोट डाला गया। इस देशव्यापी चुनाव में 45.7% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। कुल 17.3 करोड़ वोट पड़े और प्रति मतदाता केवल 60 पैसे खर्च हुए। चुनाव 4 महीने तक चला, जिसमें लोकसभा की 489 सीटों और राज्य विधानसभाओं की करीब 4500 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव ने दुनिया के हर उस देश को गलत साबित कर दिया जो मान रहे थे कि भारत का लोकतंत्र असफल होगा। नतीजों में कांग्रेस ने लोकसभा की 489 में से 364 सीटें और राज्य की 3280 में से 2247 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी को 16, भारतीय जनसंघ को 3, किसान मजदूर पार्टी को 9 और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। हालांकि कई बड़े नेता चुनाव हार गए, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नारायण कजोलकर ने हराया। मोरारजी देसाई, जय नारायण व्यास और आचार्य कृपलानी भी हार गए। हालांकि आगे चलकर कृपलानी भागलपुर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस तरह भारत ने अपने पहले आम चुनाव को सफलतापूर्वक कर लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारे आत्मनिर्भर भारत के संविधान, जनता और लोकतंत्र पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके 21,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी ही रोचक किस्से कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।